कक्षा की कड़ी में जानकारी में है कि बायोलॉजी क्या है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और कल हमने इस क्रम में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, जिसकी दोनों वीडियो भी आपको भेजी जा चुकी है, उसकी संपूर्ण व्याख्या जो परीक्षा के प्रासंगिक स्वरूप है उसके आलोक में की गई। हमारी आज की कक्षा सबसे इंपॉर्टेंट में से एक और चैप्टर है और वो है डिजीज, बीमारी। हालांकि कई बीमारियों की व्याख्या आपने पूर्व के दिनों में देखा और सुना और लिखा होगा, जैसे विटामिन रिलेटेड जो बीमारी है, विटामिन की कमी से जो होने वाली बीमारी है, जिसमें आप रतौंधी से लेकर और नपुंसकता तक आपने देखा, इम्पोर्टेंसी तक देखा विटामिन ई की कमी से। तो ये सारे तथ्य आपको पूर्व में बताए गए हैं। साथ ही डिफरेंट सिस्टम में भी आपने बीमारी को देखा है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो अल्सर की बात कर रहा था मैं, ब्रेन पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो पार्किंसन और अल्जाइमर की बात कर रहा था मैं। मतलब हर जगह अलग अलग, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो ल्यूकेमिया की बात कर रहा था मैं। मतलब हर जगह अलग अलग बीमारी आपने देखा है। इसी क्रम में स्केटरी पढ़ रहे थे तो डायलिसिस की बात कर रहा था मैं कि डायलिसिस रक्त के शुद्धिकरण, किडनी से संबंधित। तो विभिन्न बीमारियों को देखा। लेकिन यहाँ जो बीमारी हम पढ़ेंगे, 17वीं सदी के अंत तक यह मान्यता भारत में थी, क्या भारत के जैसे कई क्षेत्रों में थी, कि जो बीमारी है उसका कारण सूक्ष्म जीवाणु नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। भारत में तो यह मान्यता स्थापित थी कि यह जो बीमारी है सो ऊपर वाले ने दिया है और उसी को लोग स्वीकार करते थे। लेकिन रॉबर्ट कोच और कई ऐसे जो बायो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह स्थापित किया कि बीमारी का कारण ऊपर वाला नहीं, बीमारी की कारण हमारी गंदगी है, सूक्ष्म जीव हैं, उसके कारण बीमारी होती है। और ये इस क्रम में ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, ठीक है, फंजाई से होती है, प्रोटोजोन से होती है, इन सब से बीमारी फैलती है। इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले जो बीमारी के क्या है उसकी जानकारी आपको देंगे। बीमारी क्या है? हम कहते हैं हम बीमार हैं, तो बीमार का क्या मतलब है? बीमार का मतलब है कि आपकी जो शारीरिक जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता हो गई। बुखार लग गया तो शारीरिक व्यवस्था जो है, जो आप पढ़ते थे, घूमते थे, टहलते थे, उसमें कहीं ना कहीं क्या लग गया? विराम लग गया। तो यही बीमारी है, शारीरिक व्याधि या शारीरिक व्यवस्था में अनियमितता हो जाना बीमारी है, जिसका जिम्मेवार तत्व क्या है, जिम्मेवार कारक क्या है? तो सूक्ष्म जीव है। ठीक है कि नहीं? तो है ही, शरीर के किसी अंग का अच्छे से काम नहीं करना रोग कहलाता है। और रोग का जो अध्ययन है वो पैथोलॉजी है। रोग का अध्ययन क्या होता है? पैथोलॉजी होता है। आप देखते होंगे जगह जगह पैथोलॉजिस्ट, पैथो क्लिनिक। तो पैथो क्लिनिक में क्या होता है? उसका टेस्ट होता है। ठीक है कि नहीं? जो आप डिफरेंट रूप में कल्चर किए जाते हैं, ब्लड का कल्चर होता है, यूरिन का कल्चर होता है, तो उसकी टेस्ट कौन करता है? वो पैथो लैब में पैथोलॉजिस्ट करता है। ठीक है कि नहीं? डॉक्टरी लाइन में सबसे कमजोर क्षेत्र पैथोलॉजी ही माना जाता है। कहता भी है कि एमबीबीएस में जब नामांकन हुआ है तो पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए थोड़ी किए, इंजीनियरिंग में जब एडमिशन दिए हैं तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए थोड़ी ही। आज तो ऐसे भी डिफरेंट रूपों में कहा जाता है कि इंजीनियरिंग का कौन सा क्षेत्र सबसे खराब हो गया है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्षेत्र खराब हो गया है, पेट्रोकेमिकल्स का क्षेत्र खराब हो गया है। सबसे अच्छा क्या हो गया इंजीनियरिंग क्षेत्र में? तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, 2-4 लोग रोज साइबर फॉल्स कॉल के शिकार होने की प्रक्रिया में होते हैं। ठीक है कि नहीं? यदि थोड़ी सी भी अपने बुद्धि का परिचय नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप उसके शिकार हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अनेकों फेक कॉल, स्पैम कॉल आती है। सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि कैसे इस समस्या का निराकरण हो सके। आप प्रयास करते हैं, आपके प्रयास से आगे वो जो साइबर स्पेशलिस्ट है, साइबर क्रिमिनल है, वो आगे बढ़ जाता है। आज का क्राइम घर में घुस करके या रास्ता में रोक करके आपसे पैसा छीनने का नहीं रह गया। बड़े प्यार से आपका लोन देता है, लोन के बहाने आपका सब कुछ लेता है कि आज ही भर लोन की तिथि है,
विवेक जी, आपके चेहरे को देखते हुए मैं आपको लोन देना चाहता हूँ, आप खुश हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं, कि देखो मेरे स्मार्टनेस पर ये फिदा हो गया है और लोन देने के लिए तैयार है, क्यों नहीं इसको अपना ओटीपी और जितना चीज है दे दूं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो शिकार हो जाता है बेचारा, ठीक है। इसके पास जो भी ये सोचता है मेरे बैंक में क्या है, 2-4-5 हजार रुपया, तो अरे तुम्हारे जैसे लोगों को जो दिन भर में 10 को ठग लिया, ठीक है कि नहीं, तो 50 हजार रुपया हो गया उसको, क्या जरूरत है कोई नौकरी करने का, दिन भर चक्की पीसने का, ठीक है कि नहीं। खैर मूल में आ जाइए, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी होता है इसी क्रम में। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हालांकि इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पर रोज कोई ना कोई दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। अभी आपको 14 तारीख आ रहा है तो चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस है, छठ दिवस है। हाँ हाँ, आज 11 नवंबर को मौलाना, आज 11 है ना, हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पे हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो रोज कोई ना कोई दिवस होती ही रहती है, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन ये दिवस भी काफी महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो ध्यान रखेंगे बड़े परीक्षा के दृष्टि से इसके जो सेंट्रल थीम होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। फैक्टर क्या क्या है, रोग किस किस कारण से होता है। एक होता है यांत्रिक कारक है, जैसे ऊपर से नीचे कूद गया, पैर मुचुक गया तो हो गया, शारीरिक व्याधि हो गई, शारीरिक व्यवस्था निमित्ता हो गई, तो ये क्या हो गया, यांत्रिक कारक हो गया। नहीं, इसके अलावा जैविक कारक है, जो जीवाणु से होता है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ से होता है। मेन तो यही है आपका, ये आपके हाथों में नहीं, हाथों में सिर्फ इतना ही है कि आप स्वच्छता पे ध्यान दीजिए, फिर भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाइएगा, ठीक है कि नहीं। कल इस कक्षा के बाद मैं पूरे दिन और रात अभी तक प्रभावित रहा, खांसी, खिचखिच, देह गरम। नहीं, कल वो विद्यार्थी मुझे कहा कि सर आज जा रहे हैं थोड़ा सा बुखार टाइप, हम समझ गए मौसमी प्रभाव है, अभी भी पंखा चला रहा है, ठीक है कि नहीं। अभी के समय में पंखा चला के रहना खतरे से खाली नहीं होता है, और कहीं ना कहीं आपको डलार्डनेस की स्थिति रहती है। छोड़ दो, अब आप छोड़ दो, ठीक है। तो ये एक कारक है, हो गया। एक अभी जो मैंने कहा कि मौसम, भौतिक परिवर्तन, तो मौसम में परिवर्तन से भी अभी क्या हो रहा है, अभी आप नहीं भी चाहिएगा तो भी थोड़ा बहुत आपकी तबीयत खराब हो ही जाएगी। मौसम में परिवर्तन है, न ठंडा है न गर्म है, ट्रांजिशन फेज है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा भी आप यदि सतर्कता नहीं रखें तो फिर प्रभावित हो जाइएगा। उसी तरह से रासायनिक कारक है। रासायनिक कारक में क्या होता है कि रासायनिक वातावरण, किसी रासायनिक वातावरण में रहते हैं, उसके फलस्वरूप भी आपको बीमारी होती है। कहीं मरकरी की अधिकता है तो क्या हो जाएगा, मिनी माता हो जाएगा। कहीं कैडमियम की अधिकता है तो क्या हो जाएगा, इटाई हो जाएगी। नहीं, डिफरेंट लेवल पे आपको डिफरेंट तरह की बीमारी, वो रासायनिक कारक, केमिकल प्रोसेस है। इसी क्रम में फिर आपका डेफिशिएंसी फैक्टर है। और डेफिशिएंसी फैक्टर क्या है, तो वही जो अभी मैंने कहा कि विटामिन की कमी के कारण, दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, आराम से दिखाएंगे, आराम से। अभी पहले एक दृष्टि देते हैं जिससे कि आपको बीमारी समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो हीनता कारक, हीनता जन्य कारक क्या होता है, तो हीनता जब किसी खास तत्व की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी हो जाती है, सब पढ़े हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, नहीं, सब पढ़े हैं। तो ये जो आपकी हीनता जन बीमारी है, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, महत्वपूर्ण कारक होते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज में। इसका बीमारी के 2 भाग होते हैं। एक होता है जन्मजात, तो जन्मजात जो होगा अनुवांशिक कहते हैं ना, हेरिडिटरी बीमारी, तो हेरिडिटरी बीमारी है। दूसरा उपार्जित। उपार्जित क्या है, जिसको तुमने इस धरती पे जब आए तो अर्जित किए। उसके भी 2 भाग है। एक संक्रामक, जो हवा पानी वायु से, हवा वायु से, पानी से, हवा वायु तो एक ही है, वायु और पानी से तेजी से फैलता है, ठीक है कि नहीं। तो उसमें कई सूक्ष्म जीव हैं जो अभी बताया, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोन्स। कुछ असंक्रामक, मतलब हाँ, आपके जीवन शैली के कारण इस तरह की बीमारी होती है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, ठीक है कि नहीं। कैंसर में भी आपको सार्कोसोमा होता है, हड्डी में जो कैंसर होते हैं उसको सार्कोसोमा कहते हैं।
ब्लड में जो कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है कि नहीं। और शरीर के अन्य किसी विभाग में जो कैंसर होता है उसको हम लोग, उसमें यदि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्यूमर होता है तो उसको हम लोग सामान्य रूप से कैंसर कहते हैं, जिसके दो पद्धति हैं इलाज के। सबसे पहले तो उसकी बायोप्सी की जाती है, पहले तो कहीं का MRI होगा, बायोप्सी होगा, फिर PET CT स्कैन होता है। PET CT स्कैन क्या होता है, तो पोजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी और कंप्यूटेड टोपोग्राफी, ये दोनों तब कंफर्म करता है, और इस दोनों की रिपोर्ट जब आ जाती है तब ये कंफर्म करता है कि इसको है क्या, ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्यूमर जो है वो कैंसर है कि नहीं है। और तब प्रोसेसिंग शुरू होती है केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, या यदि कुछ नहीं है तो फिर ऑपरेशन कर दिया जाता है। जब घाव है कहीं पर असामान्य रूप से तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको जनरल थेरेपी में डिसेक्शन कर देते हैं। डिसेक्शन मतलब ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये आपका है। इसी क्रम में अभी जीवाणु से संबंधित बीमारी पढ़ना है, विषाणु से संबंधित बीमारी पढ़ना है, ठीक है कि नहीं, और ये सभी प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी पढ़ना है, ठीक है, कवक से संबंधित बीमारी पढ़ना है। तो एक एक करके हम सभी बीमारियों को अब देखना शुरू करेंगे। तो आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले यहीं से शुरू होगा, बीमारी बीमारी बीमारी। शरीर के, बात समझ गए ना, इकोलॉजी समझ गए ना कि बीमारी में पढ़ना क्या होता है। शरीर के किसी खास, शरीर के किसी खास अंग में, शरीर के किसी खास अंग में सूक्ष्म जीव के कारण, सूक्ष्म जीव के कारण सूक्ष्म जीव के कारण जो अनियमितता उत्पन्न होती है, जो अनियमितता उत्पन्न होती है, जो अनियमितता उत्पन्न होती है, उसे उसे रोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे रोग कहते हैं, ठीक है, उसे रोग कहते हैं। रोगों का अध्ययन लिखिए, रोग का अध्ययन, रोगों का अध्ययन रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, और उसके कारक को पैथोजेन कहते हैं, और उसके कारक को पैथोजेन कहते हैं, ठीक है। उसके कारक को क्या कहते हैं, उसके कारक को पैथोजेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये लिख दीजिए नोट में, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आइए इस पर 2 शब्द और जान लीजिए, 2 शब्द कहिए या 3 शब्द कहिए, और वो 3 शब्द है, नोट में ही लिख दीजिएगा। पेंडेमिक, ये ज्ञान की दृष्टि से भी जानिए या कभी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। पेंडेमिक, एपिडेमिक, रुक जाइए, और एंडेमिक, ये 3 शब्द है। अंग्रेजी की परीक्षा में ही पूछता है ये 3 शब्द को। पेंडेमिक क्या होता है,
ऐसा बीमारी जो बहुत तेज गति से विश्वव्यापी प्रभाव को लेता है, जैसे कोरोना। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पेंडेमिक है? ए डिसेंट्री, 2 हैजा, 3 कोरोना, 4 कैंसर। क्या है? ऐसा नहीं आपको लगे कि कैंसर तो पूरे देश पूरे विश्व में होता है। अभी अमेरिका का चुनाव में भी कैंसर मुद्दा छाया रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो बने हैं उनके घोषणा पत्र में भी है मैं कि देश को कैंसर से मुक्त कराऊंगा। फ्लोराइड की मात्रा वहां के पानी में बहुत अधिक है, और जहां के पानी में फ्लोराइड की मात्रा हो जाए तो कैंसर की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है कि नहीं? आप पंजाब वगैरह में रहेंगे, राजस्थान वगैरह में रहेंगे, या कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कैंसर रोगी बहुत अधिक है। एक कैंसर ट्रेन भी चलती। आप लोग की जानकारी में पेपर पढ़ के माध्यम से यदि जागरूक छात्र होंगे तो जानकारी में होगी, या मेरे द्वारा लगातार जानकारी दी जाती है। एक कैंसर ट्रेन भी चलती। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कैंसर, वहां जैसे मान लिया कहीं रेडियो एक्टिव क्षेत्र में, ठीक है, और रेडियो एक्टिव क्षेत्र में कैंसर अपने आप हो जाती है। और यह अलग चीज है कि रेडियो एक्टिव तत्व का इस्तेमाल करके ही कैंसर का इलाज भी होता है। अभी जो मैंने एक टेक्नोलॉजी बताई थी, PET-CT स्कैन, ये PET-CT स्कैन में रेडियो एक्टिव थ्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है, और रेडियो एक्टिव थ्रेसर में रेडियो एक्टिव तत्व ही लिक्विड के रूप में दिया जाता है, और उसके बाद कैंसर का पता लगाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। उनको जीन बड़ा महत्वपूर्ण जीन है, जो रिस्पॉन्सिबल जीन है किसका? कैंसर का। अभी हम वहां नहीं, अभी हम हैं पेंडेमिक, अभी इंट्रोडक्शन की कक्षा में, तो लिखेंगे पेंडेमिक। ऐसी बीमारी जो बहुत तेज गति से विश्वव्यापी हो जाती, ऐसी बीमारी जो बहुत तेज गति से बहुत तेज गति से क्या हो जाती है? विश्वव्यापी हो जाती है। ठीक है, विश्वव्यापी हो जाती है। जैसे कैंसर, सॉरी, जैसे कोरोना मैंने 4 बार कहे कोरोना तो सुनाई नहीं दिया, नहीं। जैसे कोरोना, ठीक है। अब आइए दूसरा क्या है? एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? एक खास क्षेत्र में ही फैलता है। जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस मुजफ्फरपुर में ही फैलेगा, ठीक है कि नहीं, बच्चों को प्रभावित करेगा, तो वो हुआ, या गोरखपुर में फैलेगा, हुआ एंडेमिक। एपिडेमिक हुआ कि कुछ बड़े क्षेत्र तक उसका प्रभाव तेज गति से होता है, जैसे निपाह वायरस, जिका वायरस। ये सब का जो प्रभाव है वो क्या होता है? तेज गति से बड़े क्षेत्र तक फैलता है। एपिडेमिक, एंडेमिक, तो लिखेंगे एंडेमिक। दूसरा लिखे एंडेमिक। कुछ ही समय में एक विशेष क्षेत्र तक, कुछ ही समय में एक विशेष क्षेत्र तक यह फैलता है। कमलेश जी, कुछ ही समय में एक विशेष क्षेत्र तक फैलता है। ओके, जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस। ओके, एंडेमिक हो गया। एपिडेमिक लिखेंगे। अब तीसरा है एपिडेमिक।
एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक होता है कि कुछ ही समय में कुछ बड़े क्षेत्र तक प्रभावित होता है। तो लिखेंगे कुछ ही समय में बड़े क्षेत्र तक जो बीमारी प्रभावित करती है, कुछ ही समय में बड़े क्षेत्र तक जो बीमारी प्रभावित करती है। जो बीमारी प्रभावित करती है उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, एपिडेमिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। अब लिखिए बीमारी के कारक क्या लिखे गए, तो समझने की चीज है। समझ गए ना कि कारक क्या है? ये लिखने से ज्यादा समझने की चीज है। प्रकार इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बीमारी के दो प्रकार है, अभी बताए थे। एक है जन्मजात, हेरिडिटी जिसको कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया। तो हीमोफीलिया क्या है? ये हेरिडिटी डिजीज है, ठीक है कि नहीं? अब किसी खास क्षेत्र में जन्मजात होती है, जनजातीय क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया। अभी प्रधानमंत्री जी भी कुछ वर्ष पहले इस पर बहुत फोकस किए। जापान गए और जापान में देखे कि सिकल सेल एनीमिया का इलाज होता है यहाँ, और तब उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कई रेडियो एक्टिव क्षेत्र है जहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र खनिज बाहुल क्षेत्र है। विश्व में ही, विश्व में किसी भी देश में आप चले जाएंगे, विकसित से विकसित देश में चले जाएंगे, खनिज वहीं पर है जहां जनजाति है। ऐसे भी जनजाति का डिफिनीशन ही है कि एक खास व्यक्ति का समूह जो प्रकृति से सीधे तौर पे जुड़ा होता है और वनों से उसका गहरा नाता रिश्ता होता है, और उसकी एक अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, विशिष्ट जीवन शैली होती है। उसमें यदि आप किसी प्रकार का तेज गति से बदलाव करेंगे तो विप्लव होगा। विप्लव मतलब रिवॉल्ट होगा। जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं विश्व के किसी भी कोने में, एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि अपने आप हो गया। बाहरी लोग गए, जिसे जनजातीय क्षेत्र में दीकू कहते हैं। अब बाहरी लोग ने उसके जो जीवन में परिवर्तन लाया, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा विकास भी नहीं पसंद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको जाके बुलेट ट्रेन पे चढ़ा दीजिए तो बहुत खुश हो जाएगा। उसको लगेगा कि मेरे संस्कृति पे ये प्रहार कर रहा है। बात समझे? आप बुलेट ट्रेन पे चढ़ के बड़ा खुश हो सकते हैं। ठीक है, एक गुड मॉर्निंग। ठीक है, पहले से तो कुछ ठीक बात करता हूँ। तो हाँ ठीक था। कहाँ थे हम लोग? तो बड़े अच्छे जगह पे थे जी। हाँ, बीमारियों के प्रकार में थे, नहीं जनजातीय क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया में थे। दीकू बता रहे थे, बातों को पकड़िए, ठीक है कि नहीं? दीकू क्या है? तो बाहरी लोग हैं। कहाँ के लिए? और आज आज 11 तारीख है, आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि जनजातीय दिवस जो है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के स्तर पर। और बिरसा मुंडा का गांव कौन सा है? उलिहातू। ध्यान रखिए,
खैर अभी हम लोग वहां नहीं जाएंगे, अभी हम लोग बीमारियों के प्रकार में। तो देखिए, बीमारियों के दो प्रकार हैं, बीमारियों के दो प्रकार हैं, बीमारियों के दो प्रकार हैं। एक है जन्मजात, एक है जन्मजात, जन्मजात, ठीक है, या अनुवांशिक, या अनुवांशिक, अनुवांशिक या अनुवांशिक। और दूसरा है उपार्जित। तो दो भाग में बांट दिए, उपार्जित। अब जो अनुवांशिक प्रकार है, अभी देखे होंगे आपने, ये जो जन्मजात है, अभी बताए थे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जनजातीय क्षेत्र में जहां रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं वहां इस तरह की बीमारी ज्यादा है। कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब कैसी बीमारी है? जेनेटिकल, जन्मजात, ठीक है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, वो जन्मजात नहीं है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस रेलवे की परीक्षा में, ठीक है कि नहीं, कितना भी कहीं से प्रधानमंत्री सचिवालय से भी पैरवी करा दीजिएगा तो जो लेने वाला आदमी है वो नहीं लेगा। जो डॉक्टर होता है कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि कल होके यदि कुछ होती है तो सबसे पहले वही पकड़ा जाएगा। ये पास कैसे? ऐसा तो है नहीं कि फॉर द टाइम बीइंग वो बीमारी कलर ब्लाइंडनेस उद्भव हो गया और फिर उसका अंत हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। वो तो जन्मजात है, ठीक है कि नहीं। और रेलवे में इस पर ज्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि आपका जो ये कलर ब्लाइंडनेस है, जिसको हम लोग डाल्टन रोग कहते हैं, ये लाल और हरा के बीच में अंतर नहीं कर पाता है कि हम लाल शर्ट पहने हैं कि हरा शर्ट पहने हैं, ठीक है। और जब कोई स्टेशन मास्टर हो या ट्रेन चला रहा हो, लाल हरा में अंतर नहीं कर पाया तो कितना को लाल कर देगा। हरा तो क्या होगा, वो तो लाल ही कर देगा, पूरा भूमि लाल लाल हो जाएगी। तो इस पर बहुत फोकस किया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु है कि एक पहला क्या है, तो पहला है जो जन्मजात, हाँ, अनुवांशिक, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है बीमारी उपार्जित, हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा भी अनकॉन्शियस रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति चेतनावान नहीं रहे तो बीमारी हो सकती है, संक्रामक और असंक्रामक दोनों हो सकती है। उपार्जित करते हैं हम लोग अपने जीवन शैली के माध्यम से, ठीक है कि नहीं। तो लिखिएगा उपार्जित, एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित। उपार्जित क्या है? तो उपार्जित में लिखिए उपार्जित, तो समझ में आ गया उपार्जित क्या है, जिसको आप ग्रहण करते हैं। दो प्रकार के होते हैं उपार्जित, दो प्रकार के होते हैं। संक्रामक, संक्रामक जो हवा पानी से फैलता है, जो हवा पानी से फैलता है, जो हवा पानी से फैलता है। जैसे चेचक, देखते थे स्कूल में, एक को यदि चेचक हो गया तो पूरा स्कूल प्रभावित नहीं। तो चेचक, टीबी, क्षय रोगी के साथ भी बहुत देर रहिएगा, ठीक है। अभी कुछ लड़के कभी हमें कह देते हैं, तो मैं कहता हूं यार कंप्लीट दवा लो, आराम करो। दो बीमारी में जरूर कह देते हैं, ठीक है। एक जॉन्डिस, यदि जॉन्डिस हो जाए तो कंप्लीट, जो डॉक्टर कहा है 21 दिन कंप्लीट रेस्ट। तो कंप्लीट रेस्ट का मतलब कंप्लीट रेस्ट, बायां का हाथ बाएं सोए रहो सर 21 दिन तक, हाँ हाँ। तो खाया हंडा मुर्गी तो 21 दिन सोओगे नहीं, ठीक है कि नहीं। 21 दिन तक आराम करना ही करना है उसमें। वो भी ऐसा नहीं कि आराम का मतलब कि था वॉलीबॉल भी खेल ले, तो नहीं होगा। आराम का मतलब कंप्लीट आराम, ठीक है। बस खाए, थोड़ा बहुत जो आहार है वो लीजिए, फिर बेड पे आ जाइए,
T20 वगैरह देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब देखोगे तो हार ही जाएगा, ठीक है। मूल बिंदु पे आइए, आशा जगा देगा और हार जाइएगा उसके बाद। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि एक्वायर्ड बीमारी में, एक्वायर्ड बीमारी में संक्रामक होता है, जैसे चेचक है। अभी सबसे चर्चित बीमारी तो कोरोना थी, नहीं कोरोना रोगी आ गया, बाप रे। जब कोरोना आ रहा था तो मैं तो यहाँ जिला में था और महत्वपूर्ण दायित्व में था, तो मैं देखा कि एक टीवी चैनल रोज कहता था कि अब कोरोना आया, चल चुका है कोरोना, एक रोगी पहुंचा। नहीं मतलब ऐसा भयानक तस्वीर मैंने व्यक्त करता था कि जैसे लगता था कि वो कोरोना डाकू पकड़ लिया गया, कोरोना रोगी को पकड़ लिया है, पुलिस ने छापा मारा है, पूरे मोहल्ला को सील कर दिया गया है, ठीक है, लोगों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया, पकड़ाया है बेनीपुर में, ठीक है कि नहीं। मतलब हल्ला हल्ला था, तो वही है था, भयानक कोरोना था। शुरू में तो यही लगा कि लंग्स ठीक ही नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपना देसी थेरेपी से, ठीक है कि नहीं, उसको ठीक भी कर लिए, ठीक है। इसके बाद वहां सरकार की सफलता कही जाएगी कि टीकाकरण अभियान और उसके द्वारा सभी इस बहु विविध देश में, नहीं बहुजातीय देश में, निर्जातीय देश में किसी कार्यक्रम को पहुंचाना सामान्य काम नहीं होता है। अल्पसंख्यक तबका में यह हल्ला फैल गया, अरे कोरोना का टीका लोगे तो नपुंसक हो जाओगे, ये मोदी का चाल है। मतलब ऐसा, हाँ हाँ, ऐसा ऐसा मतलब जो भ्रम फैला कि जिसके कारण बड़ी कठिनाई हुई। लेकिन फिर सभी तबके में कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, बुद्धिजीवी भी होते हैं, फिर समझाया गया, धार्मिक नेताओं का आसरा लिया गया कि अरे भाई एक को होगा पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा, नपुंसक तब ना, पहले जीवन का अस्तित्व रहेगा तब, ठीक है कि नहीं। फिर ठीक है, तो फिर समझाया बुझाया गया, तो फिर हुआ, कार्यक्रम सफल रहा। सभी लोगों ने लगभग एक बार तो सब लोग लगा ही चुके होंगे, कुछ लोग अच्छा दो बार लगा लिए, तब तो और अच्छा है, तब तो बहुत अच्छा, 3 बार भी लगा लिया। कौन महारथी है जो 3 बार लगा लिया। हाँ लग रहा है, इसका चेहरा बाल से ही लग रहा है, तीसरी बार जो लगाया है रिएक्शन कर गया है, ठीक है। चलिए, इसलिए मधुमक्खी की छत्ता की तरह इसका बाल हो गया है, ठीक है। अच्छा है कि बाहर नहीं निकलते हो, नहीं तो मधुमक्खी तुम्हारे माथा पे बैठ के डांस करने लगेगी। और मधुमक्खी डांस क्यों करती है? भोजन की प्राप्ति के लिए, ठीक है कि नहीं। मधुमक्खी डांस क्यों करती है? अब बारूदी सुरंग का पता लगाने में ही मधुमक्खी की बड़ी भूमिका है, कल सब बता रहे थे आपको, ठीक है। मधुमक्खी के विषय में बता रहे थे, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। रेशम पालन को क्या कहते हैं? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। आगे चलिए, नेक्स्ट, ठीक है। क्या लिखे? वो लिखे चेचक, टीबी इत्यादि, कोरोना इत्यादि। फिर लिखे असंक्रामक। असंक्रामक है जो संचरित नहीं होता है, जो संचरित नहीं होता है, जो संचरित नहीं होता है, ठीक है। जैसे कैंसर, डायबिटीज, ठीक है, इत्यादि। नोट, 2 दिवस जरूर याद रखिए, छोटी परीक्षा में बराबर, छोटी बड़ी क्या, बड़ी में भी जो पूछे जाते हैं वो छोटी में पूछी जाती है, छोटी में ही जो पूछी जाती है बड़ी में पूछी जाती है, ठीक है कि नहीं। तो वो तथ्य तो रहना ही चाहिए। जैसे विश्व कैंसर दिवस, तो विश्व 4 मार्च, 4 फरवरी। अब विश्व डायबिटीज दिवस 14 नवंबर, जिस दिन बाल दिवस है उसी दिन डायबिटीज दिवस भी है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये भी आपको ध्यान में करके रखना है। तो लिखिए पहले ऐसे, नोट, विश्व 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 कैंसर दिवस 4 फरवरी,
विश्व डायबिटीज डे, विश्व डायबिटीज डे, मधुमेह दिवस। क्या हुआ जी तुमको, सो रही है जी? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, 14 नवंबर। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। देश जीतेगा, टीबी हारेगा, नारा ही। ठीक है, एक किसी छोटे स्तर की परीक्षा में मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन विभिन्न मैगजीन में आता रहता है लेटेस्ट, तो बड़ा अच्छा पूछा। 24 मार्च, 14 नहीं 24 मार्च, 14 नवंबर विश्व डायबिटीज दिवस। तो उसमें दिया कि देश जीतेगा डैश, हारेगा नीचे कैंसर, टीबी, हॉकी में भारत। ठीक है, दे दिया, चार्ट बना दिया। नहीं, आपको लगेगा देश हारेगा, हो सकता है हाँ क्रिकेट T20, नहीं, लेकिन था क्या, टीवी, क्योंकि रोज आता भी है टीवी पे, टीवी पे ये नारा आता भी है कि देश जीतेगा। अरे यार, हर साल हमको जो कुछ होता है ना 2-4-5 दिन, इसी सब कारण से कोई आके सामने छींक देगा। पीछे बैठा करो ना, छींक छाक आए पीछे बैठो ऑनलाइन। ठीक है, चलो ठीक है, कहा तुम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। देश जीतेगा तो 3 दिवस, पहला दिवस, दूसरा दिवस, तीसरा दिवस, चौथा दिवस, कोई नहीं, चौथा दिवस बताया है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। होश में रहिए, होश में, समझ रहे हैं अभी छठ का प्रभाव है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, नेक्स्ट। संक्रामक हो गया, असंक्रामक हो गया। अब लिख दीजिएगा, ध्यान रखें कि उपार्जित रोग जीवाणु विषाणु, जीवाणु विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक से, जीवाणु विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक से फैलती है। जीवाणु विषाणु, ठीक है, किससे फैलती है, कवक से फैलती, फैलती। ओके, सबसे पहले विषाणु से ही शुरू करें, परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, विषाणु। तो विषाणु से शुरू करें, तो लिखिए विषाणु में ये 4 चीज लिख लीजिए, एक 5वां भी बना दीजिए, वो है मुख्य तत्व। एक 5वां कॉलम भी बना दीजिएगा, प्रमुख तत्व। ठीक है, प्रमुख तत्व। अब आइए, पहले तो ये लिख लिए ना, रुक जाओ। इसका एक कोड बना बताए थे कि रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। पहले लिख लो कोड, विषाणु से संबंधित बीमारी में कोड लिख लो, रेखा हमें हिट करके, हिंदी में लिखना, पोछे, पोछे, रेखा हमें हिट करके पोछे, पोछे, पोछे मतलब होता है गुजराती शब्द है, पीछे छोड़ गए, पोछे छोड़ गई। ठीक है, अब रुको, ये लिख लिया ना, नहीं लिखे, रेखा, तो रे से हो गया रेबीज, ख से हो गया खसरा, रुक जाओ। रेखा हमें हिट करके
पोइचे, पोइचे, पोइचे मतलब होता है पीछे, छोड़ गई। इसी में पूरा विषाणु रोग। तो पहला तो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यही पूछता है, पूछने की संभावना कि कौन सा विषाणु से संबंधित बीमारी नहीं। रटना नहीं, कोड याद कर लेना। लेकिन कोड कब याद रहेगा? अब लिखा हुआ रेखा और र से पता नहीं है कौन सा बीमारी, तो रटना तो पड़ेगा ही। तो र से रेबीज, ख से खसरा। तो पहले तो यह याद करना होगा ना कि र से ख से, तो पहले लिख लो। रेखा में फिट, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, उसी में लिख दो र से रेबीज, र से रेबीज, ख से खसरा, ख से खसरा, ख से हर्बिस, ख से हर्बिस। ऊपर ही लिख लो, नहीं तो कोड यदि वो चार्ट बना लिए हो तब उसमें डाल देंगे। हर्बिस, हर्बिस, मेनिंजाइटिस, हमें, हमें, रेखा हमें, म से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कहाँ होता है? ब्रेन में, मस्तिष्क ज्वर। इसके बाद हेपेटाइटिस, ही से हमें, हिट करके, ही से हेपेटाइटिस, हिट, हिट, ट, ट, ट से ट्रेकोमा, ट्रेकोमा आंख में होता है, हिट करके, कर, कर, करोना, ट से ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, हिट करके, करके, कर, करोना, करोना। और क्या था? हाँ, पीछे छोड़ गए, पोइचे, पोलियो, पोलियो, पोइचे, ए से एड्स, ए से एड्स, एड्स, ए से नहीं होगा, एड्स, पोइचे है ना, यस। ए से एड्स, अरे कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कर लो, क्या दिक्कत? कोई कोड किसी साइंटिस्ट ने थोड़ी तैयार किया है, हम आपने तैयार किया। आप अपना भी कोड बना लीजिए जो आपको आसानी से याद हो जाए। अंग्रेजी में बना लीजिए, लॉजिकल कोड बना लीजिए, ये कोई एस्टेब्लिश्ड कोड नहीं ना है। पोइचे, चौ से चेचक, ठीक है। पोइचे छोड़ गई, छो से छोटी माता, छोटी माता छोड़ गई। र से डेंगू, डेंगू। ग से गलसुआ, ग से गलसुआ, ग से गलसुआ। ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा। अब एक बार फिर से बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 14 बीमारी आपने देखा। रेखा हमें हिट करके कोई चीज हो। र से रेखा, ख से, ख से, म से, ह से, ट से, पो से, ए से, च से, ठो से, र से, ग से और ई से। अब आपको चुनने के लिए देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं है, या 1, 2, 3, 4 चुन सकते हैं कि नहीं चुन सकते? पहले ही बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं है। ए हर्पिज, बी छोटी माता, सी टीबी, 4 खसरा। आज ना, ठीक है कि नहीं? नहीं तो ट से ट्रेकोमा की जगह बन जाएगा ट टीबी, ट ट्रेकोमा हो गया। नहीं छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाए? अरे बीमारी तो भी है, तो गड़बड़ हो जाएगा।
अब ये सभी बीमारी के विषय में हम लोग एक एक करके देखना शुरू करेंगे। ये सर्दी जुकाम क्या है? यह है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। डेंगू से लेके, चेचक से लेके, छोटी माता से लेकर, रेबीज से लेकर, मम्स से लेकर, पोलियो से लेकर, एड्स अलग से थोड़ा सा पढ़ना होता है, और ये सब अलग बीमारी है, ये भी वायरस से ही है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, ये सब नोट वाला बीमारी है। तो हम लोग एक एक करके इस सभी बीमारी को 4 रूपों में देखेंगे। कौन सा? विषाणु कौन सा है? यदि विषाणु कौन सा है तो इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद करना है, ठीक है कि नहीं। दूसरा, लक्षण लक्षण तो नोट भरने के लिए है, कॉपी थोड़ा भरा रहता है तो कॉन्फिडेंस होता है, नहीं बीमारी एकदम टाइट पड़े, कहीं से कोई बीमारी छूट नहीं सकता है, सब बीमारी ग्रहण कर लिए। आज तीसरा है प्रभावित अंग। हमारे एक मित्र थे, जो बीमारी का लक्षण पड़ता था ना, उसको लगता था कि अगले दिन आता था, पहले साइकिल से विद्यार्थी आता था, तो आते थे, एक जगह मिलते थे सुबह के सत्र में, और कहता था कि यार रात में जो सर कल शाम में जो पढ़ाए थे ना, उसमें से कई बीमारी लगता है कि उस लक्षण से हम गुजर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो रात भर सो नहीं सके, क्योंकि क्या होता है, अधिकांश बीमारी में माथा दुखता है, ठीक है कि नहीं, हल्का हल्का बुखार रहता है, भूख कम लगती है, इसी टाइप का। जब भी बीमार रहिएगा तो तभी ये सब लक्षण, सब कॉमन बीमारी, कॉमन लक्षण है, ठीक है कि नहीं। तो अब आपको लगेगा कि अरे बाप, ठीक है, वेट लॉस भी कर रहा है, टीबी हो गया। वेट लॉस क्यों किया? बेचारा छठ, दिवाली से लेकर छठ तक गधे की तरह खटा है, ठीक है कि नहीं। न खाने का ठिकाना, न पहनने का, नहीं पहनने का ठिकाना तो रखना ही पड़ेगा। उस समय दिस डेट में कोई कमी नहीं था, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो मुख्य बिंदु है कि लक्षण तो जो है ही, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभावित है, कि किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो आपको परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कौन सा बीमारी है, विषाणु जनित की जीवाणु जनित, और दूसरा आपका है कि यदि कोई रेस्पॉन्सिबल वायरस या बैक्टीरिया है वो, अब तीसरा है कि यदि कोई प्रभावित अंग है सो, और चौथा है कोई मेडिसिन आ गया, कोई महत्वपूर्ण मेडिसिन है, उसका हम लोग खोज कर लिए। कोरोना में हम लोग टीका खोज लिए, तो टीका देके 1-2 साल तक परीक्षा में पूछा, अब नहीं पूछेगा टीका, ठीक है कि नहीं। तो जब भी इस तरह का हो, जैसे जब टैक्सोल की खोज की गई थी, ठीक है, टेक्सास वृक्ष से कैंसर की दवा है, हिमालय के क्षेत्रों में ही मिलता है, तो जब इसकी खोज की गई तो परीक्षा में खूब पूछा कि टैक्सोल किस तरह का, किस बीमारी में उपयोग में लाई जाने वाली दवा है, ठीक है। कुनेन, ठीक है, मलेरिया में ये दवा आप बीमारी वाला क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा, 10 जगह आपको कुनेन मिल जाएगा अपनी परीक्षा कि कुनेन का उपयोग किससे करते हैं, किस बीमारी में करते हैं। अब कुनेन कैसे प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना के छाल से। और सिनकोना जो है भारत में कब, केरल वगैरह में मिलती है, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, आसियान कंट्री में, इंडोनेशिया है, जहाँ सिनकोना की जो उत्पादन है या सिनकोना की जो मात्रा है वो बहुतायत है। तो ध्यान में रखिए। फिलहाल मुख्य बिंदु पे आइए। मुख्य बिंदु यह है, देखिए कई अफ्रीकन देश है जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है, लेकिन उनको विवेकपूर्ण और तकनीक, जो तरीका होना चाहिए, जो पैसे होने चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, वो पॉलिसी उस ओर नहीं है। इसलिए कई अफ्रीकन देश क्या है, अत्यंत गरीब है, नाम से भी गरीब लगता है। रवांडा, बुरुंडी, नहीं सोमालिया, ठीक है, युगांडा, सब ऐसा लगता है कि जैसे कटोरा लेके खड़ा है। नहीं, इधर विकसित देश देखो, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इटली, सब लगता हाँ हाँ। नहीं, थाईलैंड पे बहुत बल है आजकल, थाईलैंड पे बल कम दो बाबू, ठीक है कि नहीं, नहीं तो कई वायरल बीमारी के शिकार हो जाओगे और उस समय अफसोस होगा कि क्यों थाईलैंड आए थे, इससे अच्छा तो अपना गांव जो है वही बहुत था। नेक्स्ट आगे लिखो, कहाँ थे ये, हाँ ये चार्ट लिखो। अब ये चार्ट बना लिए थे ना, अब लिखो फटाफट। सबसे पहले लिखो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा,
इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, वायरस का नाम है राइनो। लक्षण जो तुम अभी महसूस करोगे एक आध 2 दिनों में, वही लक्षण सब है। नाक का बहना, खांसी, छींक आदि। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम्म, चले आगे। चलिए, एक सब सामान्य बीमारी है, कोई खास नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए डेंगू। ये सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है। बीमारी में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है वो पढ़ना है। डेंगू पढ़िए, डेंगू। और डेंगू के ब्रैकेट में लिखिए हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। इसका वायरस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अरबो वायरस। इसके वायरस का क्या नाम है? अरबो वायरस। लक्षण, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है प्लेटलेट्स कम हो जाता है। ठीक है, यदि बुखार दरभंगा में तो इलाज कराओगे तो और बर्बादी हो जाओगे, रहेगा डेंगू कर देगा मलेरिया का। इसका तो कहेगा भगवान को यही मंजूर था। ठीक है कि नहीं? तो अच्छा है। हालांकि जब भी इस टाइप का बीमारी बुखार हो, 2 4 5 दिन 7 दिन रह गया तो तुरंत टेस्ट करवाइए। डॉक्टर कहे कि ना कहे, अपना टेस्ट करा लीजिए अच्छे जगह से। प्लेटलेट्स की संख्या यदि 1 लाख से नीचे आ जाती है तो फिर खतरे की घंटी है। ठीक है कि नहीं? तो उसके बाद की जो प्रक्रिया आरंभ है, तो प्लेटलेट्स ये आपको जब हम सर्कुलेशन पढ़ा रहे थे, ब्लड पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी मैंने जिक्र किया था। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। किसमें? हाँ, फिर लिखिए प्रभावित अंग। हाँ, बहुत सारे अंग प्रभावित होते, लंग्स, हृदय, लीवर, हड्डी, लंग्स लिखो ना, प्रभावित अंग। प्रभावित अंग में ओके। आइए, प्रमुख तथ्य। उसमें प्रमुख तथ्य है, उसका टेस्ट है इंपॉर्टेंट। टेस्ट क्या करता है? सीबीसी। सीबीसी क्या होता है? टोटल ब्लड काउंट। तो लिख देंगे सीबीसी, टोटल ब्लड काउंट, टोटल ब्लड काउंट। ठीक है, और इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाता है जानकारी रखिए। मच्छर से होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे? मच्छर मारेंगे। मच्छर का रोकथाम, मच्छर का रोकथाम के लिए सरकार अपने स्तर पे प्रयास करती है। अच्छा, ये समय ज्यादा डेंगू के लिए फर्टाइल है। क्यों? अब तो लोग एसी का प्रयोग, पहले कूलर का प्रयोग बहुत करते थे, कूलर में पानी डालते थे। अब अगला 10 दिन 15 दिन जो है लोग पानी नहीं डालते हैं, उसमें कुछ पानी बचा रह जाता है। वो जो पानी बचा रह जाता है तो उस पानी में मच्छर का आदर्श स्थिति है पुष्पन फल्लभन। तो उससे होता है, इसलिए दिल्ली वगैरह में जहाँ डेंगू प्रॉन एरिया है, वहाँ हर गली मोहल्ले टोले में जो है सो प्रचार किया जाता है कि अपने कूलर में जो पानी है उसको हटा दे, कूलर को सुखा दे। ठीक है कि नहीं? पटना वगैरह भी डॉट प्रॉन एरिया है, डेंगू प्रॉन एरिया है, तो वहां भी इस तरह का प्रचार प्रसार चलता रहता है। इसका पैरासीटामोल है नहीं। फिर मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि हमने बताया दवा का नाम और आज जाके पासपोर्ट खरीद के रख ली, सर बताए थे। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बताए थे, हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। इतना ही मैं समझता हूं कि बुखार में लोग पैरासीटामोल, कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि पैरासीटामोल का संबंध किस बीमारी के नियंत्रण से है? तो सामान्य बुखार। ठीक है कि नहीं? सामान्य बुखार के नियंत्रण से संबंधित कौन सा है? टैक्सोल। टैक्सोल का संबंध किससे है? कैंसर से है। बायोप्सी का संबंध किससे है? कैंसर की जांच से है। बायोप्सी का संबंध किससे है? कैंसर की जांच से। कॉपी के ऊपर में लिख लो, बायोप्सी का संबंध कैंसर की जांच से। बायोप्सी
बायोप्सी का संबंध, बायोप्सी का संबंध, बायोप्सी का संबंध कैंसर की जांच से। बायोप्सी का संबंध कैंसर की जांच से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसमें, डेंगू में। डेंगू के बाद प्रमुख तथ्य में और कुछ देखना नहीं है, हड्डी तोड़ बुखार है, ठीक है, अरबो वायरस है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और टेस्ट में सीबीसी, ठीक है, पैरासीटामोल है। ये सब क्या लिखने की बात है, मूलतः याद रखने के लिए यही 2-3 बातें हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से। किसमें, डेंगू में। ऐसा नहीं कि सर विश्व डेंगू दिवस कब मनाया जाता है सर, ठीक है कि नहीं, उन्हीं चीजों को जानो कि जो रेलिवेंट हो। कहा भी जाता है कंपटीशन कमीशन में ऑब्जर्विंग वोमिटिंग सिस्टम है कि आप बहुत कम पढ़ करके भी और लेकिन उस पर मास्टरी कर लेते हैं। जितनी बड़ी परीक्षा उतना कम पढ़कर यदि मास्टरी कर लेते हैं तो पास, ठीक है कि नहीं। छोटी परीक्षा में तो पाठ्यक्रम को कवरेज करना पड़ता है। रोज कहते भी हैं कि आप लोग जिस स्तर की तैयारी में जुटे हैं उसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके जेहन में होनी चाहिए और उसका जो टाइम मैनेजमेंट है वो होना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए, तो बड़ी आसानी से परीक्षा पास करिए। लेकिन बड़ी परीक्षा इससे नहीं होती है। बड़ी परीक्षा में आप 100% यदि पाठ्यक्रम कवर कर लिए तो फेल करना 100% निश्चित है, ठीक है कि नहीं। जितना कम कीजिएगा 50% के आसपास, 50 to 60% उन चीजों की समझ विकसित करके रखिएगा, उतनी आसानी से वो परीक्षा पास कर जाएगी, ठीक है। चीजों की समझ रहनी चाहिए, सिलेबस का 50 to 60% कवरेज रहना चाहिए, ठीक है। और एक बार सुपरफिशियल पूरे पाठ्यक्रम का एक सामान्य जानकारी जो होती है वो रहनी चाहिए। और किताब का अध्ययन तो मस्ट होती है, पेपर का अध्ययन 2-3 घंटा मस्ट होती है, ठीक है कि नहीं। ये सब चाहिए, वो भी पेपर में ही दैनिक जागरण और क्या है ये, हाँ ये सब नहीं, पेपर में एकदम ए ग्रेड का पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ये इसके बिना बड़ी परीक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु इसलिए मैं जो अब बीपीएससी की तैयारी लड़कों को नहीं कराता हूँ, इसके बीपीएससी का कराता हूँ, क्योंकि बीपीएससी अभी भी मास्टर कंट्रोल परीक्षा है। मास्टर जितना चाहेगा उस किसी को ही पास करा सकता है यदि उसकी थोड़ी सी राइटिंग एबिलिटी ठीक रही, मेमोरी ठीक रही तो। लेकिन यूपीएससी मास्टर के भरोसे नहीं रहा, क्योंकि आप पेपर पढ़िएगा नहीं, किताब पढ़ने से परहेज रखिएगा तो मास्टर क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है कि नहीं। और पाठ्यक्रम भी बहुत बड़ा है तो उस मुताबिक, और लड़के में उस तरह की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि किताब पढ़ लेगा, उसकी समझ विकसित नहीं करेगा कि सर मैं तो पढ़ ले रहा हूँ, एक बार पढ़ने से थोड़ी होता है, कई बार पढ़िए, उन चीजों को समझिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, उसके ट्रेंड्स को देखिए, तब जाके होते हैं, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, मूल बिंदु। लेकिन बीपीएससी अभी भी 1-2 साल, 4 साल, 5 साल तक लगता है कि अभी मास्टर के कंट्रोल में है, लेकिन उसमें भी यदि आप पेपर पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो वो भी आपके कंट्रोल से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो इसलिए समय अनुसार क्वेश्चन जो है सो परिवर्तित होते हैं। अब हम लोग 21वीं सदी के तीसरे दशक में, अब तीसरे दशक का भी आधा भाग क्या हो गया, 1-8 महीने में 24 भी खत्म, 25 शुरू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। मतलब कि जन्म लिया कब जन्म लिया विवेक, तो 25 साल का सिल्वर जुबली होगा। इसमें से अधिकांश लड़के सिल्वर जुबली मना लेंगे। मूल बिंदु पे आइए। तीसरा, चेचक, ये लिखिए जल्दी से, वेरियोला, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। लक्षण जानते ही हो, लाल धब्बा हो जाता है और प्रभावित अंग नर्वस सिस्टम, प्रभावित अंग नर्वस सिस्टम, इसमें चेचक, या संपूर्ण शरीर कर दीजिए, संपूर्ण शरीर। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा प्रमुख तथ्य में, चेचक का टीका लगता है नहीं, ये डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन इसको कहा जाता है, जेनर, वेरी गुड। तो आप प्रमुख तथ्य में लिख दीजिए।
टीका, निराकरण में टीका है, जिसकी खोज जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, फटाक से ये लिख लो, छोटी बात है। तो डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन एडवर्ड जेनर, आप जानते हो कब किया? 1796 में। मतलब देखिए यूरोप जो है वो कितना आगे था हम लोग से। हम लोग के देश में उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और कर्नाटक और मैसूर युद्ध चल रहा था। कर्नाटक युद्ध कम, मैसूर युद्ध ज्यादा चल रहा था। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो हम लोग के यहाँ, हाँ, टीपू सुल्तान था मैसूर का शेर, ठीक है कि नहीं? और इसी श्रीरंगपट्टनम में वो मारा गया था 1799 में। फिलहाल अभी हम टीपू सुल्तान में नहीं है, नहीं तो आपका कोई ठीक है। आप ये भी याद कर लिया कि वायरस से होने वाली बीमारी में टीपू, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है? अभी भी एक बार दृष्टांत मैं कहता भी हूँ। एक बार सिपाही के बैच में 15-20 साल पहले मैं पढ़ा रहा था। मैं हिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री पढ़ा दिया। स्वाभाविक है कि 2-3-4 महीने में खत्म करना होता है परीक्षा उन्मुखी बैच को, एक साथ कई सब्जेक्ट शुरू होते हैं। लड़के का स्तर होता नहीं है उस तरह का। तो मैंने पूछा, अच्छा बताओ जी, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है कि नहीं? उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने उसको अब एक तो बोल नहीं रहा था, अब बोला तो ऐसा मुंह बोला कि जो है सो समझ में नहीं आया कि फिर हम लेकिन समझ गए कि उस हिस्ट्री के बाद केमिस्ट्री पढ़ा है, इसीलिए केमिस्ट्री का तथ्य बोल रहा है। हिस्ट्री वाला इल्तुतमिश क्या हो गया, गायब हो गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि बायोलॉजी का ज्योग्राफी पढ़िएगा, हम पूछेंगे कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कौन सा सीमा है, भारतीय राज्य कौन सा है, तो कहेगा सर रेबीज, सर रेखा हिट करके हमें पोछे छोड़ गए। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं? आशा है समझ गए होगे कि खैर तुम लोग की तो मानसिक स्तर थोड़ी बेहतर है। इतनी तो समझ है कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी का ही उत्तर या तो नहीं बोलोगे, या बोलोगे तो कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे, यही ना होगा जी। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए। तो छोटी मात्रा लिख लिए, वेरियोला, त्वचा पे धब्बा, स्किन, कुछ नहीं। रेबीज, अब लिखिए रेबीज, रेबीज, रेबीज। हाइड्रोफोबिया, ब्रैकेट में लिखिए हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब ये कुत्ता से होता है, पागल कुत्ता से। अब पागल कुत्ता का लक्षण कैसे पहचानोगे कि पागल कुत्ता है? एमएल एकेडमी के पास से पैदल जाइए तो ध्यान रखिए, झूठो पागल कुत्ता वहां बैठा रहता है। कई लोगों की शिकायत है कि काट लिया है। ठीक है, साइकिल पे तो कम काटेगा, गली में है, हाँ, अब चुपचाप आता है, अब मार देता है। पूछता होगा मेरा ही साथी है, लक्षण भी वही है इसका। ठीक है कि नहीं? तो पागल कुत्ता का क्या लक्षण होता है? पूछ कैसा होता है उसका? टेढ़ा होता है। हाँ, ठीक है। काटा है क्या कभी? अब पहले कुत्ता काटता था तो 14 इंजेक्शन लगता था, अब कितना लगता है? एक तो लड़का हमको जानकारी दिया, हम भी यही जानते थे, कहा नहीं सर 2 ही ठो लगता है। तब कहे तुमको लगता है नए में एक कुत्ता काटा है। ये हाल की बात है, 1-2 महीना पहले की किसी बैच में मैं पढ़ाया, नहीं बीपीएससी में शायद किसी ने हमको बताया कि सर 2 ही लगता है, हमको काटा था 2 ही लगाया। या यह हो सकता है 2 लगा के भाग गया हो, ठीक है, लेकिन कम हो गया है। खैर चलिए मूल में आ जाइए, पहले 14 लगता था। नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई, हो सकता है भविष्य में 1 ही से काम चल जाएगा। फिलहाल तो यह ध्यान रखिए कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुत्ता यदि काटता है तो उसको जल्द से क्या है, भय लगता है, और कुत्ते की तरह ही आवाज निकालने लगता है। नहीं तो उसी तरह का वो आवाज निकालेगा। उससे पूछेंगे अच्छा बताओ जी,
अच्छा बताओ जी, वायरस से कौन सा बीमारी होता है? तो कहेगा नहीं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। तो रेबीज, तो लिखो रेबीज, हाइड्रोफोबिया ब्रैकेट में लिख लीजिए, और विषाणु में लिख देंगे, विषाणु में रेबडो वायरस, रेबडो, रेबडो वायरस, ठीक है। इसका प्रभावित अंग मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क या सीधे तंत्रिका तंत्र, कोई दिक्कत नहीं। नर्वस सिस्टम में ही सब आ गया, लेकिन मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, ठीक है। ये इसका रेबीज का, इसका रोकथाम के लिए रेबीज का टीका, ठीक है। और रेबीज के टीका की खोज कौन किया था? क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? चली जाओ आराम करो। रेबीज के टीके की खोज कौन किया था? लुई पास्चर। तो प्रमुख तथ्य में लिख लो, तो यहां पे लिखे हो ना जी, यहां पे रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया, लुई पास्चर ने किया, लुई पास्चर ने किया, ठीक है, 1865 में। बस टीका लगाने से क्या होता है? ठीक हो जाता है, इंजेक्शन, ठीक है। तो रेबीज कुत्ता के काटने से, उसमें ही कौन सा कुत्ता? पागल कुत्ता। सही समय पे उसका ट्रीटमेंट भी करा लीजिए, नहीं कराइएगा सही समय पे ट्रीटमेंट तो क्या हो सकता है, उसकी संभावना तो आप समझ ही रहे हैं। ये हुआ रेबीज। रेबीज के बाद क्या है? मम्स, मम्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पैरामॉक्सी वायरस, गाल फुलता, लार ग्रंथि, ठीक, तो फटाक से ऑलरेडी कहां पढ़ाए थे हम? शायद डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाए थे, लार ग्रंथि में पढ़ाए थे, लिख लो फटाक से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए, कौन? पोलियो। पोलियो में कौन सा वायरस है? पोलियो वायरस है एंटो वायरस, उसको कहते हैं एंटो या एंटो वायरस, एंटो वायरस। और यह फैलता किससे है? वहां पे लिख दो ब्रैकेट में, यह दूषित भोजन पानी के द्वारा फैलता है, दूषित भोजन और पानी के द्वारा फैलता है। दूषित भोजन और पानी के द्वारा फैलता है पोलियो, ठीक है। पोलियो वायरस की खोज, पोलियो वायरस की खोज लैंडस्टीनो और अरविन पोपर ने किया। लेकिन दो चीज है पोलियो में, एक है पोलियो ड्रॉप और दूसरा है पोलियो वैक्सीन। तो नोट में लिख दो, वहां प्रमुख तथ्य में, प्रमुख तथ्य में लिख दीजिए ना, पोलियो वायरस की खोज, ठीक है। अब आइए, लैंडस्टीनर और हार्पिन ने, अरविन ने किया। इसको प्रमुख तथ्य में लिख दीजिए, ठीक है। पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साइबिन ने, पोलियो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप अल्बर्ट साइबिन ने, ठीक है। ठीक है, अल्बर्ट साइबिन नहीं, नहीं उल्टा है जी। पोलियो ड्रॉप है सॉल्क, वैक्सीन है साइमन, उल्टा कर दिया है। लिख दो, पोलियो ड्रॉप की खोज सॉल्क ने,
और वैक्सीन की खोज साबिन ने किया। वैक्सीन की खोज साबिन ने किया। साबिन साबिन ने किया। अब ठीक है। अब पोलियो के बाद कौन सा बीमारी आया? पोलियो का ये जो साबिन और सॉल्क है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हम लोग के यहाँ एक नारा भी है पोलियो का, एक दो बूंद जिंदगी और एक बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। किसका नारा है? पोलियो उन्मूलन का नारा है। और हम लोग अब पोलियो मुक्त देश हो गए। उसी तरह से 2025 में हम लोग टीबी मुक्त देश हो जाएंगे। और हम लोग के यहाँ 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हम लोग कब मुक्त हो रहे हैं? 2025 में ही मुक्त हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बिंदु पे हम लोग समय से बहुत आगे चल रहे हैं और कई बिंदु पे हम लोग समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। विशेषकर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है। लेकिन आज खुशी की बात है कि पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा घोषणा पत्र में रहता है। कल मैं महाराष्ट्र का चुनाव का कई दलों का घोषणा पत्र पढ़ रहा था। एक पार्टी कहती है हम 20 लाख नौकरी देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम 25 लाख देंगे। चलो कम से कम कंपटीशन तो शुरू हुआ, ठीक है कि 20 लाख देंगे, देगा क्या वो तो बात की बात, लेकिन पहले तो कंपटीशन हुआ ना जी। ठीक है, जनता उसके बाद 2030 के चुनाव में तो मांगेगी ना जवाब कि आपने क्या कहा, आपने क्या किया। ठीक है कि नहीं? और क्यों नहीं दे सकता है? यदि उतने पद रिक्त हैं, जब पूर्व के वर्षों में, पूर्व के दशकों में आप नौकरी देते थे, पैसे देते थे, तो आज के तारीख में तो देखो 2005 से पहले हमारे राज्य का ही जो बजट आकार था 5,000 करोड़ का था, सिंपल। और आज 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ का है। तो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा बजट का आकार जब बढ़ा, तब जब हमारे यहाँ एक टैक्स का बहुत बड़ा स्वरूप जो शराबबंदी है, उसमें 20,000 से अधिक करोड़ रुपया जो आ सकता है, वो पैसा सरकार सामाजिक सुधार अभियान के कड़ी में उसको बंद। हालांकि उसका दुष्प्रभाव भी है और उसका अच्छा प्रभाव भी है। दुष्प्रभाव यह है कि छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे युवा अब अवैध आचरण अपना करके कुछ पैसे कमा लेते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। तो एक तरह का अपराध बढ़ता है। ठीक है कि नहीं? विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में। बहुत सारे आप गांव घर में, आप हमसे ज्यादा उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, हम तो एक सर्टेन पॉइंट पे ही हैं। अच्छा प्रभाव यही है कि महिला हिंसा कम हुई है। लोग ओपन में आकर के इस तरह का आचरण नहीं कर सकता है, क्या कर लेगा कोई, ठीक है कि नहीं, अंदर चला जाएगा, इतना तो भय है। क्योंकि आज का समाज बड़ा उच्छृंखल समाज हो गया। आज का समाज कई बार आप देखिएगा कि स्वयं अनुशासित नहीं रहता है, उसको डंडे से ही अनुशासित किया जाता है। और ये खराब सिचुएशन है। पुलिस इंटरफेरेंस सोसाइटी में जितना ज्यादा रहेगी, इसका मतलब यह है कि हम अपने शासन, अपने प्रशासन, इसको चलाने में सक्षम नहीं। शासन या शासन व्यवस्था किसका है? किसके द्वारा बनाया गया? हमारे द्वारा बनाया गया। हम स्वयं शासित नहीं हो रहे हैं, हम दूसरे के द्वारा शासित हो रहे हैं। हमें जबकि स्वयं ये कोई बताएगा तब अपने भी शासन, अपने ऊपर स्वयं शासन कीजिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने ऊपर स्वयं शासन कीजिए। ठीक है कि नहीं? ये बेचारा डरा हुआ था कि आज जाएंगे सर कुछ कहेंगे। क्यों कहेंगे? तुम जब अपने ऊपर अनुशासन नहीं रखोगे तो मैं कौन हूँ? मैं क्या कर लूंगा? कुछ नहीं करूंगा। वैसे देखो वो मधुमक्खी का छत्ता जो है बेचारा कल भी आया, उसके पहले भी आया, ठीक है कि नहीं? और जिस दिन बंद हो रहा था, हालांकि उस दिन मैं कक्षा करके बंद होकर था, लेकिन उस दिन मेरी मानसिक स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि अचानक से, और उसमें से कुछ एक आध लड़के लड़कियां पूछते क्यों बंद हो गए, क्यों बंद? अरे जब मैंने आदेश दिया है तो कुछ ऐसी तो विचित्र स्थिति होगी, ठीक है कि नहीं? इसमें पूछने से और तनाव बढ़ता है। इन सब चीजों को समझना चाहिए, ठीक है कि नहीं? कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। तो और ऐसे भी दिवाली का समय भी था, ठीक है कि नहीं? तो मुक्त कर दिया गया आपको एक कक्षा करके। लेकिन हम तो, जब आप जानते हैं कि मुझे स्वयं पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है कि नहीं, और कितना घंटा मैं पढ़ा देता हूँ ये मुझे भी पता नहीं चलता है कई बार, तो ऐसे स्थिति में आप इस तरह के उटपटांग सवाल, इसका मतलब साफ है कि आप में कहीं भी कोई मैच्योरिटी नाम की चीज नहीं, ठीक है कि नहीं? मैच्योरिटी लाइए, मूल बिंदु पे आ जाइए।
मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया, सॉल्ट, साबीन वगैरह वगैरह। पोलियो के बाद क्या है सबसे महत्वपूर्ण, क्या है था जी? एड्स। देखिए या एड्स, 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 HIV वायरस, सबसे पहला वायरस लिख लो, HIV वायरस, HIV वायरस। वायरस का क्या नाम है? HIV। चलो, HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो भी लिख सकते हैं, या रेट्रो वायरस, या रेट्रो वायरस, तो ना परिवार का नाम रेट्रो वायरस, तो सब तो किताबी लाइन। रेट्रो वायरस, तो जो परीक्षा में देगा उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। इसकी पहचान कौन किया सबसे पहले? इस तरह के वायरस की पहचान किया 1980 में ही। जैसे कोरोना तहलका मचाया 1980 में, एड्स तहलका मचाया, ठीक है कि नहीं? तो हालांकि ठीक हुआ, इसके विषय में इतना प्रचार प्रसार हुआ कि आज आप जाते हैं सामान्य सैलून में भी, तो अपने जो बाल काटने वाले हैं उसको कहते हैं कि नया ब्लेड लगाओ। इससे जागरूकता लेवल भी क्या हुआ? बढ़ा। ठीक है, कोई बीमारी यदि बहुत प्रचारित हो जाती है तो उसका प्रभाव अच्छा ही पड़ता है, लोग उसके प्रति क्या हो जाते हैं? कॉन्शियस हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? कोरोना का देखते हो अभी तक प्रभाव है, ठीक है कि अभी तक कोई छींकता है तो तुरंत लोग अपना मुंह पर रुमाल रख लेता है, या जाता है तो सैनिटाइजर का प्रयोग करता है, या हाथ वाथ धोता है। पहले लोग हाथ वाथ नहीं धोते थे ज्यादा, लेकिन अब हाथ वाथ धोते हैं। शहर का बच्चा सब तो और भी ज्यादा कॉन्शियस हो गया है, इन्वायरमेंट इशूज काफी सेंसिटिव ढंग से उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि गोटली एब के द्वारा इसकी वायरस की खोज की गई, तो लिख दीजिए की गई। ठीक है, अब आ जाइए प्रभावित अंग। इसका प्रभावित अंग क्या है? इसका प्रभावित अंग होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। जो बीमारी होगा ना, जैसे डिसेंट्री हो गया, 2 महीना तक डिसेंट्री रहेगा। किसी को बुखार रहा, 2 महीना तक बुखार रहेगा, छूटेगा ही नहीं। और किसी को 3 दिन बुखार रहता है या 2 दिन बुखार रहता है, तब तो क्या हालत होता है? नहीं, 2 महीना यदि बुखार रह गया तो वो तो ऐसे ही टे है, वो तो ऐसे ही टे बोल देगा। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम इसमें क्या होता है? बहुत कमजोर हो जाता है। लिख देंगे प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद फैलता कैसे है? तो संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। फैलता कैसे है? आपके असुरक्षित, वही थाईलैंड जो कह रहा था, ठीक है कि नहीं, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। फैलता कैसे? अभी जो बताया, हजाम के दुकान पे गए। अच्छा, एक बात और, यूपीएससी की परीक्षा ने पूछा ही क्वेश्चन, टैटू से भी फैलता है। यूपीएससी ने दिया, क्या काम है यूपीएससी में? यूपीएससी में HIV है नहीं देगा, यूपीएससी में इम्यून सिस्टम नहीं देगा। यूपीएससी में जो दिया सत्य पर विचार करें तो टैटू दिया, उसमें एक में दिया कि टैटू के द्वारा भी इसका संक्रमण का प्रभाव विस्तृत होता है, और होता है। आजकल का युवा सब टैटू लगाता है, टैटू लगाता नहीं है, खुदवाता है उस पर, ठीक है कि नहीं, बनवाता है उस पर। पूरे कई कई मॉडल को देखते हैं कि पूरे शरीर में ही वो करवाता है। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मुंह में क्यों छोड़ दिया? मुंह में भी कराइए लेता। ठीक है, आगे लिखिए। खैर, टैटू लगाएगा कौन? हाँ, ठाकुर साहब। कौन है ठाकुर साहब? ठीक है, चलिए अब आइए, इसका टेस्ट क्या होता है? हो गया। इसका टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होता है।
एक होता है एलिसा टेस्ट, एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो लिखेंगे इसके दो टेस्ट है, इसके दो टेस्ट होते हैं, इसकी दो टेस्ट होती है। एक होती है एलिसा, एलिसा, एलिसा में होगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं है ये, ठीक है। एंजाइम लिंक, हाँ हाँ, इसका एड्स का ही ना पढ़ रहे हैं अभी, एड्स का पढ़ रहे हैं तो एड्स ही ना लिखेंगे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसेट, एलिसा, एसेट नहीं, एस्से, एस्से, एस्से का स्पेलिंग होता है ई डबल एस नहीं यार, निबंध थोड़ा ही है, ई से शुरू करोगे ये, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है इसलिए लिख दिया हूं, क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनो, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे, इसको याद करके रखिए, ठीक है। एलिसा टेस्ट। और दूसरा टेस्ट कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो लिख देंगे दूसरा टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आदि आदि, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आदि नोट में लिखिए। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किसका? एड्स दिवस। नेक्स्ट, दवा का नाम लिख देंगे, दवा का नाम है AZT, AZT, इसके दवा का क्या नाम है? AZT पूछेगा, AZT का संबंध किससे? AZT का संबंध, और AZT का पूरा नाम एजिडोथाई डाइन लिखेंगे, इसका पूरा नाम एजिडोथाई मीडाइन, एजिडो ये लिख लिया ना, एजिडो थाई को ना मीडाइन, एजिडो थाई मीडाइन, ठीक है। ओके, ये तो बहुत स्पष्ट स्पेलिंग, वैसा नहीं कि यही लिख करके डॉक्टर के पास चले जाना और कहना हमारे मास्टर साहब लिखे हैं AZT दीजिए। क्या हुआ जी, पीछे कोई डिफ्यूजन ऑफ गैस कर रहा है क्या? हद है, खिड़की खोल दो। सुबह सुबह पहले पाकिस्तान से हो आना चाहिए तो। सर हम लोग पाकिस्तान नहीं जाते सर, हम लोग नेपाल जाते हैं। अरे कहीं जाओ लेकिन जाओ, चलिए ठीक है। अरे 2-4 दिन रुक जाइए ना, धूप ही अच्छा लगेगा, वहां पर बैठने के लिए मार होगा, ब्लैक में बिकेगा उसी जब बैठे हुए हैं, तब वहीं बैठना चाहेगा, नहीं धूप में बैठना चाहेगा। आ गए हैं आप? कहाँ थे साहब आप?
जनाबे आला थे कहाँ? नहीं नहीं, ये यही रहते हैं, ये अपने मोहल्ला से बाहर नहीं निकलते हैं। ये ना श्रीलंका जाएंगे ना, मैच देखने हो सकता है डरबन चले गए होंगे। ठीक है, कल कहाँ हुआ था जी मैच? कल मैच कहाँ हुआ था? नहीं नहीं, दक्षिण अफ्रीका में तो हुआ था कहाँ? अरे ये सब जानकारी रखो। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये भी दे देता है कि कौन सा शहर किस देश में है चर्चित। कोई सम्मेलन वगैरह होता है तो उस पर हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है कि नहीं? इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और अच्छी वाणी बोलिए, सबसे अच्छा बात है। क्या ऐसी कोई वाणी नहीं बोलिए कि जिससे किसी के मन में व्यथा उत्पन्न हो। आगे लिखिए। फिलहाल सर आप तो उस समय से गलते गलते वाणी बोल रहे हैं, खाली बीमारी बता रहे हैं, मन में व्यथा उत्पन्न हो रही है, ठीक है कि नहीं? तो एजेडिटी, तो एजेडिटी क्या है? एजेडिटी क्या है? एजिडो थाई मीडाई। एड्स खत्म। एड्स का याद रखिएगा, नाको, सुन लो। एड्स में जो नाको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको का संबंध किससे है? और एड्स की जागरूकता के लिए देश में एक ट्रेन भी चलाई जाती है। वेरी गुड, उसका नाम है रेड रिबन जमुई एक्सप्रेस, रेड रिबन एक्सप्रेस। तो ये दोनों बातें लिख लो। नाको का संबंध नोट में, नाको का संबंध, नाको का संबंध किससे है? एड्स से है। और रेड रिबन एक्सप्रेस, रेड रिबन एक्सप्रेस, रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स की जागरूकता से संबंधित, एड्स की जागरूकता से संबंधित, एड्स की जागरूकता से संबंधित, एड्स की जागरूकता से संबंधित। किससे संबंधित है? एड्स की जागरूकता से संबंधित, बस, ठीक है? एड्स की जागरूकता से संबंध रखता है। कौन? आगे बढ़िए। अब नोट में लिख दीजिए दो और फटाक से। स्वाइन फ्लू, उसका वायरस का नाम याद रखिएगा, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम जरूर याद रखिएगा, H1N1। वाहक इसका क्या है? सुअर, पिग। यूरोप में जाइएगा तो जो मांस की वैरायटी आपको मिलेगी सब तरह का मिलता है। सब चिकन मिलता है, हाँ वो भी मिलेगा, मिलेगा तो सब चीज, ठीक है? दूसरा है बर्ड फ्लू, वायरस है H5N1, H5N1। पक्षी, इसका वाहक कौन है? पक्षी, मुर्गी। लिख ली, मुर्गा भी क्यों छोड़ दीजिएगा, लिख ही दिया है, मुर्गा, मुर्गी, पक्षी। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। इंडिया का सबसे प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ कौन है? सलीम अली, ठीक है, वर्डमैन। और आपको इंडिया का कांग्रेस का पहला संस्थापक, जो पहला संस्थापक, क्या संस्थापक तो पहला ही होता है, तो संस्थापक ये ह्यूम साहब ऑर्निथोलॉजिस्ट ही थे, हर्मिट ऑफ शिमला कहे जाते थे। तो याद रखिएगा। तो ये दोनों आपकी बीमारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो वायरस से संबंधित एक महत्वपूर्ण बीमारी को अभी हमने समाप्त किया। 5 मिनट का ब्रेक आपको देते हैं, क्योंकि बीमारी पड़ने से अब अचानक से बैक्टीरिया शुरू कर देंगे तो सब क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा हौच पौच नहीं हो, पहले एक बार फिर से हमको बता दीजिए, आए हल्ला नहीं,
पहले एक बार फिर से बताइए, वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, पहले कोड बताइए। रेखा हमें हीट करके पोछे छोड़ गई, कितना अच्छा से याद कर लिया। र से फ से ह से ह से ह से हर से, हाँ हरपिच जो होता है वो त्वचा में होता है, हरपिच कहाँ होता है, ह से हरपिच, ठीक है। इसके बाद म से मेनिंजाइटिस कहाँ होता है, रेखा हमें हीट करके, ह से फिर हेपेटाइसिस। एक बात ध्यान रखिएगा हेपेटाइसिस में, कि हेपेटाइसिस का जो श्रृंखला है वो अल्फाबेट की श्रृंखला से संबंधित है, ABCD सब तरह का होता है, ठीक है कि नहीं। और इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो लीवर होता है, ठीक है। लास्ट में उसको नोट में लिख लीजिएगा, लिख ही लो। हेपेटाइसिस, हेपेटाइसिस से प्रभावित अंग लीवर है, हेपेटाइसिस से प्रभावित अंग लीवर है, हेपेटाइसिस से प्रभावित अंग लीवर है। और जॉन्डिस जब एक्सट्रीम हो जाती है तो हेपेटाइसिस पे कन्वर्ट कर जाती है। और जॉन्डिस जब उत्कर्ष पे चला जाता है, उत्कर्ष एक्सट्रीम पर चला जाता है तो क्या हो जाता है, हेपेटाइसिस हो जाता है। तो हेपेटाइसिस हो जाता है। और हेपेटाइसिस का अंग्रेजी का अल्फाबेट याद रखिएगा, ठीक है। अंग्रेजी का अल्फाबेट क्या है, ABCD। तो पूछेगा यदि कभी तो हेपेटाइसिस, उससे प्रभावित अंग लीवर। और सारी बात हम लोग लीवर में पढ़ चुके हैं, कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। और कहे भी हैं कि 2 सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण, जिसको रोज रिवीजन करना। अब तो आजकल में आपकी कक्षा ये बायोलॉजी की समाप्त हो रही है साहब, अब तो जो कहना था वो आपको मैंने कह दिया, अब आपका काम है कि आप उसको अमल में लाइए, ठीक है, और उस पर बेहतरीन तरीके से काम कीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग, हम लोग थे अभी रिवीजन पर। तो रेखा हमें हीट, ही से, ट से ट्रेकोमा का प्रवाहित अंग आंख, ठीक है, ट्रेकोमा का प्रवाहित अंग आंख, ठीक है। तो लिख देंगे आंख, ठीक है, आंख। पहले जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो लोग आंखों से ही बात करते थे, आंखों से ही बात। सर तो खाना कैसे मांगता होगा, अब ये तो जो समय की बात है उसके मनुष्य से पूछो, ठीक है, सांकेतिक भाषा। तब जब भाषा का विकास हुआ तो आंखों की महत्ता क्या हो गई, कम हो गई। अभी भी जहां भाषा कमजोर रहती है वहां आंखें ही बयान करती है। आशा है समझ रहे होंगे। पंडित जी, ये आंखें देखकर मैं सारी दुनिया भूल जाता हूं। आगे चलिए, नेक्स्ट, आगे चलिए, कहां थे हम लोग, ट्रेकोमा, ट से ट से ट से ट से ट्रेकोमा से प्रवाहित अंग आंख, बहुत महत्वपूर्ण अंग है आंख। आगे लिखिएगा, आगे लिखिए या नहीं बताना है। रेखा हमें हिट करके, क से क से क से करके करके पोछे छोड़ गए, पो से ए से एक्स, च से छो से फोर, ड से ग से और ई से। तो सारी बीमारी आपने एक एक करके पढ़ ली है। जहां लक्षण जानना था वो लक्षण, जहां दवा जानना था, अब सब काम दवा नहीं लिखा है, ठीक है कि नहीं। दवा मैं किसका लिखाया हूं, एड्स का दवा लिखा, वैक्सीन लिखाया हूं कुछ का, ठीक है कि नहीं, जैसे CVC लिखाया हूं, जैसे एलिसा लिखाया हूं, ठीक है कि नहीं, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट लिखाया हूं। तो ये सब टेस्ट आपकी परीक्षा के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। और अंत में 2-3 ये ऐसी, ये सामयिक क्वेश्चन है, सामयिक समझते हैं ना, कि 2-4 साल पे देखिएगा कि पेपर में आएगा कि बिहार में बर्ड फ्लू फैला, तो उस समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये हमेशा नहीं पूछता है। एड्स वगैरह क्या है, कभी भी पूछ सकता है, एस्टेब्लिश्ड। कोरोना आया गया, हो गया,
लेकिन एड्स अभी भी क्या है, प्रिविलेंट। ठीक है, पोलियो अभी भी क्या है, प्रिविलेंट। हालांकि पोलियो से अब हम लोग लगभग मुक्त हो चुके हैं। तो ध्यान रखिए, अभी बैक्टीरियल डिजीज में टीबी आएगा सबसे महत्वपूर्ण में। जब भी आप परीक्षा देने जाइए तो टीबी को जरूर देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे वर्ष यदि किसी बीमारी की चर्चा होती है, टीबी, डायबिटीज और कैंसर। इसीलिए सेट करने में भी इसकी भूमिका होती है। या मच्छर से, यदि कोई सेटर मच्छर से बड़ा प्रभावित है, क्वेश्चन सेट कर रहा है, मच्छर काट लिया, इसलिए देखते होंगे मच्छर से जुड़ा हुआ एक बीमारी जरूर देता है, तो क्या सोचेगा कि नहीं एक बीमारी मच्छर वाला नहीं डाल ही दे। मच्छर से विद्यार्थी को जागरूकता है कि नहीं है तो पूछ लेगा। जैसा परीक्षा का स्तर, जैसा सेटर का स्तर हम रहेंगे तो गैम्बूसिया जरूर पूछेंगे, ठीक है कि नहीं। बायो कंट्रोल मेथड पूछेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन पूछेंगे। तो आशा है समझ गए होंगे, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस भाग की वायरस से होने वाली बीमारी की समाप्ति की घोषणा करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी की जानकारी देंगे। 1 दिन और लगेगा ही, क्योंकि बहुत ज्यादा बीमारी है। प्रोटोजोआ से जुड़ा हुआ बीमारी, अभी और बीमारी सब बाकी है। हालांकि कई बीमारियों की व्याख्या मैं अलग अलग जगह पे, यहाँ मैं विटामिन से संबंधित बीमारी नहीं पढ़ाऊंगा। तो आशा है समझ रहे होगे। 5 मिनट ब्रेक है, तब तक आप लोग जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। मतलब समझ रहे हो ना, कि किसी को देख रहे हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैस काफी तेजी से हो रहा है, तो बाहर निकाल लो अपना पूरा डिफ्यूजन ऑफ गैस, इसके बाद फिर अंदर आना। टेक केयर।